Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the medicinal chemistry lecture series. So we are studying about prodrugs, and in the last lecture we discussed about bipartite, tripartite and mutual prodrugs. So they were all carrier based prodrugs. Now we are going to discuss about bioprecursor prodrugs. So in this lecture we will discuss what are bioprecursor prodrugs and how do they function. So a bioprecursor prodrug is a prodrug that does not imply the linkage to a carrier group but results from a molecular modification of the active principle itself. बायोप्रिकर्सर प्रोडक्ट क्या होती है? ऐसी प्रोड्रग जिसके अंदर कोई कैरियर ग्रुप के साथ लिंक नहीं होती ड्रग, बल्कि जो ड्रग के अंदर एक्टिव प्रिंसिपल है या जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी अपनी ही मॉडिफिकेशन होती है. इट मीन्स कि आप ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर डायरेक्टली मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसका केमिकल नेचर चेंज कर देते हैं उसको प्रोड्रग बनाने के लिए. उसको किसी चीज़ से अटैच नहीं करते बल्कि उसकी अपनी जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो चेंज कर देते हैं. तो ऐसी प्रोड्रग को बायोप्रिकर्सर प्रोड्रग कहते हैं. एंड दिस मॉडिफिकेशन जनरेट्स अ न्यू कंपाउंड एबल टू बी ट्रांसफॉर्म्ड मेटाबॉलिकली और केमिकली, द रिजल्टिंग कंपाउंड बीइंग द एक्टिव प्रिंसिपल. अब ये जो कंपाउंड चेंज, जब आपने कुछ में केमिकल चेंज ला दी, अब तो मॉलिक्यूल चेंज हो गया है, वो ड्रग तो नहीं रही, इट इज़ समथिंग डिफरेंट नाउ. सो वो जो नया कंपाउंड है जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो या मेटाबॉलिकली या केमिकली वो चेंज होके तो वापस अपना जो ओरिजिनल एक्टिव प्रिंसिपल था या जो ड्रग थी वो रिलीज़ कर देगा अपनी जो साइट है जहाँ पे उसने करना है वहाँ पे जाके. तो इस तरह से जो बायोप्रिकर्सर प्रोड्रग है वो एक्शन करेगी. So metabolic activations of bioprecursor prodrugs take place by the following methods. तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिवेशंस हैं जब बायोप्रिकर्सर प्रोड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो कौन कौन से मेथड्स जो कॉमनली जिनकी मदद से वो वापस ड्रग में कन्वर्ट होती है. तो इन मेथड्स में आता है ऑक्सीडेटिव एक्टिवेशन, जिसके अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डी एल्काइलेशन हो सकता है, ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन हो सकती है, एन ऑक्सीडेशन या एपॉक्सीडेशन के प्रोसेसेस हो सकते हैं. देन द नेक्स्ट इज़ द रिडक्टिव एक्टिवेशन. दैट में इंक्लूड एजो रिडक्शन, सल्फॉक्साइड रिडक्शन और डाइसल्फाइड रिडक्शन. सो ये रिएक्शंस हो के तो वो ड्रग वापस अपनी ओरिजिनल ड्रग के अंदर प्रोड्रग जो है वो कन्वर्ट होगी. तो इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन का प्रोसेस हो सकता है, फॉस्फोरिलेशन एक्टिवेशन हो सकती है या साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो सकता है. The dealkylation of secondary and tertiary amines to yield primary and secondary amines respectively is one of the most important reactions in bioprecursor prodrug activation. सबसे जो कॉमन इसके अंदर रिएक्शन है वो क्या है कि अगर आपकी ड्रग के अंदर सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स हैं और उनकी अगर डी एल्काइलेशन हम करते हैं तो सेकेंडरी अमीन प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाती हैं और टर्शरी अमीन सेकेंडरी अमीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो इस तरह से जो प्रोड्रग है वो एक्टिवेट हो जाती है. Some of the N substituents removed by oxidative dealkylation are methyl, ethyl, N-propyl, isopropyl, N-butyl, allyl benzyl and others having an alpha hydrogen. तो ये जो ग्रुप्स हैं मोस्टली ये रिमूव किए जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर से जो उसकी N डीएल्काइलेशन का प्रोसेस है उसके अंदर. सो सबसे पहले यूजुअली क्या होता है कि जो डीएल्काइलेशन है वो छोटे ग्रुप्स की होती है. सबसे पहले substituents that are more resistant to dealkylation include tertiary butyl, which have no alpha hydrogen, and the cyclopropyl methyl. ये जो ग्रुप्स हैं या ये सब्सटीट्यूएंट्स हैं जिनके अंदर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, ये डीएल्काइलेशन के ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. And in general, tertiary amines are dealkylated to secondary amines faster than secondary amines are dealkylated to primary amine. ये एक वैसे ही जो जनरल प्रिंसिपल है कि tertiary जो amines हैं वो quickly react करती हैं than secondary amines. So for example, opening ring analog of anxiolytic drug alprazolam undergoes metabolic dealkylation followed by spontaneous cyclization to alprazolam. So alprazolam जो drug है
ये एंजियोलिटिक ड्रग है, एंजाइटी वगैरह के ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका अगर आप ओपन रिंग एनालॉग देखें, दैट इज़ द प्रो ड्रग। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो प्रो ड्रग है ये अल्प्राजोलैम का ओपन रिंग एनालॉग है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो इसमें रिएक्शन होता है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है इसकी डी एल्काइलेशन होती है, जो भी एन डी एल्काइलेशन हमने पढ़ी। तो यहाँ पे देखें ये NH2 में कन्वर्ट होगा। जब NH2 में कन्वर्ट होगा तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो यहाँ से इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, और अब यहाँ पे ये जो रिंग क्लोज हुआ है ये एक्चुअल ड्रग बन गई है जो कि अल्प्राजोलैम है। सो जो यहाँ पे अमीन्स और कार्बोनिल्स का रिएक्शन है टू फॉर्म डबली बॉन्डेड एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ईमीन ग्रुप, ये उस मैकेनिज़्म के थ्रू यहाँ पे साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होता है और जो ड्रग है वो एक्टिवेट हो जाती है। सो ऑक्सीडेटिव ओ डी एल्काइलेशन ऑफ ईथर्स इज़ अ कॉमन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये पहला तो हमने एन डी एल्काइलेशन पढ़ा, इसके अलावा ओ डी एल्काइलेशन भी एक कॉमन रिएक्शन है। द रेट ऑफ ओ डी एल्काइलेशन इज़ a function of chain length, that is increasing chain length or branching and reducing the rate of de-alkylation। जितनी ज़्यादा chain length बढ़ती जाती है, branching ऐड होती जाती है, उतना ही जो rate of de-alkylation है वो slow होता जाएगा। For example, oxidative O de-alkylation of phenacetin results in para-acetaminophen यानी कि पैरासीटामोल। तो अगर आप पैरासीटामोल को बी प्रो ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये फिनासिटिन का मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल करेंगे। जब P450 एंजाइम से ये पास करेगा, इसकी ऑक्सीडेटिव डी एल्काइलेशन होगी। ओ डी एल्काइलेशन यहाँ पे देखें, अल्काइल ग्रुप हट जाएगा उससे, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अब आपके पास पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो गया जो कि एक्टिव ड्रग है। Cyclophosphamide is an important drug for the treatment of a broad range of malignant diseases। Cyclophosphamide जो है ये एक important drug है। Oxidative deamination leads to ring opening and release of the active phosphoramide mustard and parent nitrogen mustard which alkylate DNA। तो इसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है ये सबसे पहले रिंग ओपन करती है, और एक्टिव जो फॉस्फोरामाइड ड्रग है ये और जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है इनको रिलीज़ करती है जो कि डीएनए को अल्काइलेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये उन सेल्स को स्टॉप करते हैं, चूँकि ये कैंसरस डिजीज़ में इस्तेमाल होती है ज़्यादा। तो यहाँ पे देखें ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड है ये देखें डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनसे पास होके साइटोक्रोम P450 एंजाइम से जब ये पास होती है तो यहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड बन गई है। तब ये एल्डिहाइड ऑक्सीडेज की मदद से ऑक्सीडाइज होती है, तो ये ऑक्सीजन रिंग के अंदर यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे देखें NH2 और ये CHO में ये वाला जो कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ इसकी रिंग ओपनिंग हो जाती है। सॉरी, ये ऐसे ये रिंग की तरह आपको शो हुआ है लेकिन ये रिंग नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली द रिंग इज़ ओपन। यहाँ से रिंग ओपन हो गया है, तो ये जो अल्कोहल ग्रुप था इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। और फिर इसका जो फर्दर नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसके नतीजे में देखें फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड जो एक्चुअल इसका है एक्टिव मेटाबोलाइट दैट इज़ रिलीज्ड, और इसके नतीजे में ये जो ड्रग है ये देन अपना काम करती है और जाके तो डीएनए को बाइंड करती है और उन सेल्स को स्टॉप करती है जो कैंसरस सेल्स हैं उन पे एक्शन करती है। तो इस तरह से आप जो ओरिजिनल ड्रग थी उसके एक्टिव जो प्रिंसिपल था उसको आपने केमिकली चेंज करके और उसको एज अ प्रो ड्रग इस्तेमाल किया, जो कि जाके तो एक्टिव मेटाबोलाइट में बॉडी में इस तरह से कन्वर्ट होता है। So the next method is the N-oxidation. So pralidoxime belongs to a family of compounds called oximes that bind to organophosphate inactivated acetylcholine esterase. So oximes एक क्लास है कंपाउंड्स की जिससे ये ड्रग बिलोंग करती है, और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इनएक्टिवेटेड जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है उसके साथ
बाइंड करती है। एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़फुलनेस? इट इज़ यूज टू कम्बैट पॉइजनिंग बाई ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। तो ये जो केमिकल है, ये अगर आपका एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो इनहिबिट हो गया है किसी पॉइज़न की वजह से या किसी ड्रग की वजह से, तो उसके ख़िलाफ़ ये कॉम्बैट करने के लिए या उससे उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसका इशू क्या है? बिकॉज ऑफ पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी, pralidoxime chloride cannot reactivate brain acetylcholinesterase through peripheral reactivation, although peripheral reactivation is effective. अब चूँकि ये लिपिड में इतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं है इस ड्रग की, तो ये इसका जो सॉल्ट है दैट कैन नॉट रीएक्टिवेट ब्रेन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, जो ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है उसको ये रीएक्टिवेट नहीं कर सकता। ब्रेन से के अलावा जो है ये एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन चूँकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ब्रेन के का एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि हर चीज़ को ब्रेन तक नहीं पहुँचने देता, तो वहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है, वहाँ से ये अंदर नहीं जा सकती। इसके लिए जो बॉर्डर एंड को वर्कर्स थे, दे डेवलप्ड अ रिवर्सिबल रिडॉक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट अलाउज ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबिलिटी ऑफ द 5,6 डाईहाइड्रोपिरिडीन बायोप्रिकर्सर ऑफ pralidoxime। उन्होंने क्या किया कि ये आप ड्रग देखें, ये एक्चुअल ड्रग है, तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को उन्होंने हाइड्रोजनेट कर दिया, मतलब ये 5,6 पोजीशन है, ये 5 है, ये 6 पोजीशन है, तो उसको उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजनेशन कर दी, और जो इसका डाईहाइड्रोपिरिडीन बायोप्रिकर्सर है ये अब ब्लड ब्रेन बैरियर से पास हो जाता है। जब ब्लड ब्रेन बैरियर से पास होकर ब्रेन में पहुंच जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन से ये ओरिजिनल ड्रग है जो कि pralidoxime, ये वहाँ पे जनरेट हो जाएगी और वहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को एक्टिवेट कर देगी। द नेक्स्ट प्रोसेस इज एपॉक्सीडेशन। Carbamazepine is an anticonvulsant and mood stabilizing drug used primarily in the treatment of epilepsy and bipolar disorder. So जो कार्बामेज़ेपिन है ये वो ड्रग है जो कि मूड को स्टेबलाइज करती है, और मेनली ये एपिलिप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है, उनकी एपिलिप्टिक जो सीजर्स हैं या दौरे हैं उनको ट्रीट करने के लिए। Carbamazepine is metabolically transformed to the active epoxide derivative। ये जो कार्बामेज़ेपिन है, जब ये आपको आप बॉडी के अंदर इसको लेते हैं तो ये मेटाबॉलिकली ट्रांसफॉर्म होती है एक्चुअल जो डेरिवेटिव है उसके अंदर। तो इसका जो एक्टिव डेरिवेटिव है दैट इज़ दिस एपॉक्साइड। तो जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की एपॉक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन की एडिशन होती है यहाँ पे, और इस तरह से ये जो एक्टिव ड्रग है वो वहाँ पे बन जाती है, एंड दैट डज इट्स जॉब। नेक्स्ट इज द एजो रिडक्शन। सल्फासालाजीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं, जो आपको बाउल के जो रास्ता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो या वहाँ पे पेन महसूस हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। और इसमें होता कि एनारोबिक बैक्टीरिया इन द लोअर बाउल मेटाबॉलिकली रिड्यूसेस एजो ग्रुप ऑफ द सल्फासालाजीन टू द थेरेप्यूटिक एजेंट्स 5-amino salicylic acid which acts as an analgesic and सल्फापिरिडीन विच एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल। तो इसमें देखें कि जब ये ड्रग आप लेते हैं तो जो आपके उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया रह रहे हैं बाउल्स के अंदर, वो बैक्टीरिया जो हैं जो बाउल्स के अंदर आपके मौजूद होते हैं वो इसको रिड्यूस करते हैं एजो ग्रुप में। जो सल्फासालाजीन का एजो ग्रुप है उसको रिड्यूस करते हैं दो कंपाउंड्स के अंदर। एक तो 5-amino salicylic acid बनता है जो कि एनाल्जेसिक है, यानी कि जो आपकी पेन को कम करेगा, और दूसरा सल्फापिरिडीन बनता है जो कि एक एंटीबैक्टीरियल है, और वो जो अल्सर काज करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको वहाँ से वो एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो ये एक्चुअल ड्रग है वो जनरेट होगी। ये देखें, ये सल्फासालाजीन का स्ट्रक्चर है। जब इसकी ये एजो ग्रुप है जिसकी रिडक्शन होगी
तो दो आपके पास कंपाउंड्स बनेंगे 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फापरिडीन। तो ये जो है ये एनाल्जेसिक है और ये एंटीबैक्टीरियल है। इस तरह से आपने एक्टिव प्रिंसिपल को चेंज करके तो ड्रग को बॉडी के अंदर भेजा, जो कि फिर थ्रू एजो रिडक्शन अपनी ओरिजिनल एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट इज सल्फ ऑक्साइड रिडक्शन। सुल्डिनैक या सल्फ ऑक्साइड इज़ इनएक्टिव इन विट्रो बट हाईली एक्टिव इन विवो। ये जो कंपाउंड है ये इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर एक्टिव नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इट इज़ रिड्यूस टू द कोरस्पॉन्डिंग सल्फाइड विच इज़ फॉर्म्ड बाय रिडक्शन एंड इज़ एक्टिव बोथ इन विट्रो एंड इन विवो। इसकी जब रिडक्शन होती है तो ये कोरस्पॉन्डिंग सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो सल्फाइड है वो एक्चुअली इन विट्रो और इन विवो दोनों जगहों पे ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे देखें सुल्डिनैक में जो ये SOCH3 ग्रुप है ये जब उसका मिथाइल सल्फाइड बन जाता है तो ये अब एक्टिव जो इसका ड्रग पार्ट है वो ये जनरेट हो गया है और ये बॉडी के अंदर अपना काम करता है। नेक्स्ट इज़ द डाइसल्फाइड रिडक्शन। थायमीन इज़ पुअरली एब्जॉर्ब्ड quaternary ammonium into this central nervous system from the gastrointestinal tract। थायामीन जो है वो अगर चूँकि क्वाटरनरी अमोनियम है उसमें, तो वो अगर आप उसको लेते हैं ओरली लेते हैं इस मेडिसिन को, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि इसकी पुअर एब्जॉर्प्शन है। एंड ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ में अराइज फ्रॉम सीवियर थायमीन डेफिशिएंसी। तो अगर थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्रेन में एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। तो द टेट्राहाइड्रोफुरफुराइल डाइसल्फाइड हैज़ एनहांस्ड लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड रिएक्ट्स विद कोएंजाइम ग्लूटाथायोन टू जनरेट थायमीन। तो ये जो डाइसल्फाइड है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी है और ये ग्लूटाथायोन एंजाइम जो कोएंजाइम है उसके साथ रिएक्ट करता है और थायमीन जनरेट करता है, जिससे आपकी जो ब्रेन की थायमीन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। तो ये उसका रिएक्शन होता है। ये जो डाइसल्फाइड हमने अभी पीछे इसका नाम पड़ा टेट्राहाइड्रोफुरफुराइल डाइसल्फाइड, ये वो कंपाउंड है। जब ये ग्लूटाथायोन एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से सबसे पहले इसकी ब्रेक डाउन होती है और देन ये वाला जो सल्फ़र के पास लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ से ये रिमूव होगा और नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के क्वाटरनरी अमोनियम में कन्वर्ट होगा। तो ये थायमीन जो है उसकी प्रोडक्शन होगी वहाँ पे, जो कि उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगी। तो इस तरह से डाइसल्फाइड रिडक्शन के मेथड से प्रो ड्रग जो है वो अपना एक्चुअल जो काम है वो कर रही है, क्योंकि ये थायमीन डायरेक्टली अगर आप लेते हैं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट मेथड इज़ द न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन। इसमें देखें 5-fluorouracil इज़ द प्रोड्रग एंड इट इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, कोलोन, पेंक्रियाज एंड स्टमक कार्सिनोमास। मतलब ये इन कैंसर्स के अंदर इस्तेमाल होती है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, पेंक्रियाज कैंसर एंड स्टमक कैंसर। तो इसको अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड को कैसे एक्टिवेट करती है, ये जाके तो आपके न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये इसके साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होती है और इस तरह से देन राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जब इस पे एक्शन करता है तो ये यहाँ पे देखें कि इसकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो रिमूव हो गया है और ये 5-डीऑक्सी यूरिडिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गई है, जो कि एक्चुअली उस कैंसर के ख़िलाफ़ फाइट करने वाली एक्टिव ड्रग है। सो ये क्या करती है अब, इट इज़ फॉर्म्ड इन 2 steps एंड competes with 2'-deoxy uridylate and it reacts with enzyme thymidylate synthase and cofactor 5,10-methylene THF tetrahydrofuran to form stable complex as a terminal product and inhibits the thymidylate biosynthesis। तो वो जो थायमिडिलेट की बायोसिंथेसिस हो रही होती है उसको ये इस तरीके से जाके इनहिबिट कर देती है, वहाँ पे परमानेंटली अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो कैंसर सेल्स हैं वो मज़ीद फैल नहीं पाते वहाँ पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज बायो प्रिकर्सर प्रो ड्रग्स एंड विद दिस द
चैप्टर ऑफ प्रो ड्रग्स इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे जो कंप्यूटेशनली एडेड ड्रग डिज़ाइन है, यानी कि कंप्यूटेशनल टेक्निक्स या मॉलिक्यूलर मॉडलिंग जो हैं वो ड्रग डिज़ाइन के अंदर कैसे हेल्प करती हैं। सो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।